एक एवरेज भी निकालेंगे और आपके सामने रखेंगे वो पिक्चर जो अलग अलग एजेंसीज द्वारा किए गए इन एग्जिट पोल से सामने आ रही है, और इसीलिए हम इसको कह रहे हैं महा एग्जिट पोल। और अभी तक जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं उस पर चर्चा करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र पुंडीर जी हैं और मेरे साथ कपिल शर्मा हैं, और दोनों जो हैं अपना अपना आकलन जो है नतीजों पर, जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, क्या वो एग्जिट पोल इनको लग रहे हैं या उसमें कुछ फेरबदल लग रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए पहले आपको बता दूं कि अलग अलग जो एजेंसीज हैं उन्होंने किस तरह की तस्वीर दिखाई है। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी को 36 से 46 सीट दी हैं, कांग्रेस को 40 से 50 और बीएसपी को 0 और अदर्स के खाते में 1 से 5 सीटें दिखा रहा है इंडिया टुडे एक्सिस का जो एग्जिट पोल है छत्तीसगढ़ को लेकर। तो क्या यही तस्वीर बनेगी? आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। कपिल, आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को जो हमारा रीजनल चैनल है उसको हेड भी करते हैं, खुद एक लंबे अरसे से पत्रकारिता करते रहे हैं, ग्राउंड से आपके पास क्या अपडेट, और क्या यही पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल होता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जहां तक लग रहा है तो वो ये एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो करीब करीब एक जैसे भी हैं, और जो ट्रू पिक्चर है जो हमने चुनाव के दौरान देखी थी उसको रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, चुनाव जब अनाउंस हुए थे उसके 4 महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि बीजेपी बहुत पिछड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आते गए बीजेपी के जो कोर मुद्दे थे उसने उनको पकड़ा और उनके साथ वो अपने कैंपेन को आगे बढ़ाया, और आखिर में जाकर के जो छत्तीसगढ़ का जो पूरा कैंपेन है वो मोदी की गारंटी पर आ गया। तो बीजेपी ने कैंपेन के दौरान काफ़ी गेन किया। 3-4 ऐसी घटनाएं हुई थी जो बीजेपी के जो मुद्दे हैं, जैसे जो भले हम उसको हिंदू मुस्लिम जो पॉलिटिक्स होती है उससे जोड़ करके देखें, एक युवक भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी, उसको अमित शाह ने अपनी जितनी भी रैलियां हुई हैं उसकी शुरुआत ही या फिर उसका जो समापन है वो उसी बात से किया कि आपको भुवनेश्वर साहू की मौत का, उसकी हत्या का बदला लेना है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कैंपेन के दौरान बहुत तेजी से बढ़त बनाई थी, और भूपेश बघेल जो दिख रहे थे, जो अपनी योजनाओं के कारण चर्चा में थे, अपनी कार्यशैली के कारण चर्चा में थे, और सबसे बड़ी बात जो छत्तीसगढ़ प्राइड को उन्होंने आगे रख करके पूरा अपना 5 साल का कार्यकाल गुजारा, उसको लेकर के आगे दिख रहे थे, वो आखिरी में आकर के फंस गए। क्योंकि इस कैंपेन के आखिरी दौर में जब वोटिंग होनी थी उसके ठीक 3-4 दिन पहले भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप बीजेपी ने लगाए और एक सेंटिमेंट बनाने की कोशिश वहां पर हुई। जी, धीरेन्द्र जी हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चैनल को लीड करते हैं, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि एक लंबे अरसे से ग्राउंड पर जाकर पत्रकारिता का उनका अनुभव रहा है। धीरेन्द्र जी, ग्राउंड जीरो से आपके पास जो आपके तमाम रिसोर्सेज हैं, क्या अंदेशा दे रहे हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं, जबकि एक वक्त पर यह लड़ाई ऐसा लग रहा था कि क्लियर कट भूपेश बघेल जो हैं वो आगे चल रहे हैं। देखिए, ये कुछ दिन पहले ये तय हो गया था कि कहीं से अगर चौंकाने वाली, हालांकि जो सबसे मुख्य मुकाबला तो माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश, सबकी निगाहें भी उधर टिकी हुई थी, लेकिन एक जिस तरह से बिल्कुल क्लीन स्वीप मान रहे थे कि भूपेश बघेल ने जो छत्तीसगढ़ी एकदम जो सेंटीमेंट है उसको बहुत तेजी से भुनाया। लेकिन हम लोग लगातार एक चीज़ पिछले कई चुनाव से पिनाज अगर लगातार देखें, 2014 के बाद विधानसभा चुनाव अलग अलग जगह पर हुए, तो बीजेपी ने अपने आप को एक ऐसी मशीन के तौर पर तब्दील किया जो सबसे लास्ट में अपना कार्ड लाती है, और वो कार्ड वापस आकर मोदी पर आकर टिक जाता है। इस पूरे चुनाव में जब तक भूपेश बघेल स्थानीय नेताओं से लड़ रहे हैं तब तक वो बहुत बड़े, उनसे कई गुना आगे दिखते हैं जब वो उसके छत्तीसगढ़ के बीजेपी लीडर के सामने खड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही मोदी वहां आते हैं तो जो एकदम लस्त पस्त पड़ी हुई बीजेपी, जिसकी लीडरशिप आपको नहीं मिलती है, जिसको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए रखा लगातार 3 टर्म, वो कहीं फील्ड में उस तरह नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन पार्टी एकदम बाउंस बैक करती है, यानी पार्टी के कार्यकर्ता वापस आते हैं, फील्ड में आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हम देख रहे हैं कोई बहुत आश्चर्य नहीं, क्योंकि मैं और कपिल इस पर लगातार चर्चा करते रहते हैं, और वो मुझे लगता है कि हम लोग 45 से 55 के बीच में रुकते हैं कि 50 तक जाकर कांग्रेस रुकेगी या वो रुकेगी। तो लगभग आंकड़े वही हैं, लेकिन 5-4 सीटों का खेल ही पूरे उसको पलट देगा, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर लड़ी गई सीटें और
बीजेपी के फैक्शन में वहां बहुत जी। कम लड़ाई दिखती है पिनाज। मुझे लगता है कांग्रेस के चलिए हम अलग अलग जो नतीजे हमारे पास आ रहे हैं अलग अलग एजेंसीज द्वारा किए गए पोल्स के वो भी हम आपको बता दें। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का हमने आपको बताया कि क्या कुछ कह रहे हैं, और इंडिया टीवी सीएनएक्स के जो नतीजे हैं वो कह रहे हैं 30 से 40 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी और 45 से 56 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में जाएंगी, अदर्स के खाते में 3 से 5 सीटें जाएंगी। वहीं जन की बात कह रहा है बीजेपी के खाते में 34 से 45 और कांग्रेस के खाते में 42 से 53 और अन्य के खाते में 3। और TV5 न्यूज सिर्फ इकलौता यह है जो बीजेपी को 29 से 39 सीटें दे रहा है, कांग्रेस को 54 से 64 सीटें जो हैं मिलती हुई नजर आ रही हैं। रिपब्लिक टीवी मटेराजी का जो आंकड़ा है वो भी हम बताएंगे, वो मध्य प्रदेश को लेकर आ रहा है, उस पर भी अपडेट देंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में कमोबेश यही स्थिति जो है वो यहां पर बनती हुई दिख रही है। कपिल, छत्तीसगढ़ में हमेशा ये कहा जाता था भूपेश बघेल वर्सेस कौन, कि आपके पास तो कोई लीडर ही नहीं है। भूपेश बघेल जिस तरह से उनका कद बढ़ रहा था, जिस तरह से मुखर हो रहे थे, एक ऐसे नेता के तौर पर सामने आ रहे थे जो डायरेक्ट काउंटर कर रहा है केंद्र को भी। जिस तरह से उन्होंने मोदी के खिलाफ भी पूरा का पूरा कैंपेन चलाया, तो आखिर कहां उनका कैंपेन ऐसा डिरेल हुआ कि एडवांटेज बघेल एडवांटेज कांग्रेस यहां कांटे की लड़ाई में तब्दील होती दिख रही है? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि बीजेपी ने इस चुनाव को बहुत तरीके से लड़ा है और आखिरी में आकर के वो अपने कैंपेन को पीक पर ले गए हैं, जिसमें उनके निशाने पर भूपेश बघेल थे, उन पर बहुत सीरियस एलिगेशन लगाए गए और एन चुनाव के वक्त आए थे। और ये जो एलिगेशन है वो कोई पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं, बल्कि ईडी की जो जांच है उसको इंगित किया गया था। भले ही उसके पीछे कांग्रेस आरोप लगाती है कि पॉलिटिकल मोटिव हो, लेकिन जब कोई जांच एजेंसी की तरफ से कोई चीज आती है तो फिर लोगों के मन में वो घर कर जाती है, लोगों को सोचने पर विवश करती है। और ये जो आपने बात कही है कि कैसे जो एक तरफा दिख रहा हुआ चुनाव जो है कांटे की लड़ाई में तब्दील हो गया, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। जो स्थितियां परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं और जो चुनाव के बाद का जो फीडबैक आया है उसके हिसाब से आप देखिए, भूपेश बघेल तो बहुत फ्रंट में रहे, वो बहुत प्रोमिनेंटली सरकार चलाते रहे। हाईकमान ने भी उनको तवज्जो दी इस लिहाज से कि उनको असम का चुनाव प्रभारी बनाया गया, वो यूपी में चुनावी कमान संभाली, हिमाचल में चुनावी कमान संभाली। तो एक फाइनेंस की जो या सपोर्ट की एक बात आती है चुनावी राजनीति में, वो भूपेश बघेल को जरूर मिला। लेकिन पिनाज यहाँ पर एक और चीज है कि भूपेश बघेल जो आंतरिक कलह है उससे भी जूझते रहे। आपको ध्यान होगा जब 2018 में बहुत थंपिंग मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस की सरकार आई थी, तो ये एक चीज सामने आई थी कि 2.5 साल मुख्यमंत्री का फॉर्मूला है, जिसमें टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल जो है वो दो चेहरे सामने थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बीच में दिल्ली आकर के भूपेश बघेल को शक्ति प्रदर्शन भी करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंट भी मुझे लगता है कि इस चुनाव में काम किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरगुजा के इलाके में काफी नुकसान हो रहा है भूपेश या कहें कांग्रेस को, जहां से टीएस सिंहदेव आते हैं। और टीएस सिंहदेव भी ये इशारा कर रहे हैं कि बहुत कठिन की डगर है। बिल्कुल। और यहां पर धीरेन्द्र जी, अगर छत्तीसगढ़ की ही हम अगर बात को आगे बढ़ाएं तो क्या यहां पर ये जो पूरा का पूरा इलेक्शन है वो मोदी का चेहरा लास्ट में हर चीज पर भारी पड़ गया, और जो एक बीजेपी के पास एक तरह से उस पर आरोप भी लगते हैं, एक कम्युनल कार्ड जो होता है वो भी आगे आ गया। जिस तरह से कपिल कह रहे थे कि अमित शाह ने हर जगह उस एंगल को अपनी रैलियों में मेंशन किया और लोगों को उस पर फोकस लाके खड़ा कर दिया। देखिए, मैं पहले एक चीज़ ज़रूर बता दूं, क्योंकि हम लोग आंकड़ों पे बात कर रहे हैं तो आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। पिछली बार इसी में मैं देख रहा था, सीएनएक्स ने 40 सीटें बीजेपी को दी थी, बीजेपी मुझे लगता है 16 सीटों में 15 सीटों पर जाकर सिमट गई थी। सी वोटर ने 39, 40। तो यानी हम लोग अभी सिर्फ बात कर रहे हैं इनके डाटा पे, डाटा में वैसे तो सबके हैं मेरे पास, लेकिन मैं फिर भी टुडे चाणक्य ने भी 36 दी थी, 50 उसको कांग्रेस को दिए थे, लेकिन कांग्रेस 68 सीट पर गई थी। मुझे ये लगता है, जो मैं पहले भी कह रहा था, कि बीजेपी ने अपने आप को एक चुनाव की एक ऐसी मशीन में तब्दील किया जो लास्ट में लाकर अपने ट्रम्प कार्ड को लाती है और उस समय तक मेंटेन करती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके सबसे बड़े कार्ड हैं। हालांकि ये जो कम्युनल कार्ड जिसको कहते हैं कि उसको लास्ट में बीजेपी हमेशा इस्तेमाल करती है, या हिंदू मुस्लिम उस पर काम करती है, उसके पास दो बड़े चेहरे हैं। मुझे लगता है कि वो याद होगा, हेमंत
विश्व शर्मा ने जिस तरह से वहाँ के एक विधायक को कहा कि आप जीतेंगे, मोहम्मद अकबर को लेकर कि बहुत सारे अकबरुद्दीन आएंगे, तो बीजेपी उसका इस्तेमाल करती है, उसको एक निश्चित समय पे उसको मालूम है कि मुझे कहाँ इस कार्ड को खेलना है, तो वो उसने, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और इस तरह के कार्ड को कंटिन्यू सही समय प्लेस करना वो बिल्कुल। और इस वक्त एक और नतीजे सामने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के नतीजे भी कुछ जगह से सामने आ गए हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में सभी लोग कांटे की टक्कर जो है वो बता रहे थे, तो यहां पर ये देखना होगा कि क्या स्थितियां जो हैं यहां पर बन रही हैं। जो हमारे पास डेटा निकल कर आ रहा है उसमें क्या कहा जा रहा है ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश का जो महापोल है, पोल स्टार्ट का जो नतीजा है वो ये कह रहा है कि एग्जिट पोल का कि बीजेपी के खाते में 106 से 116 सीटें जो है जाती हुई दिख रही हैं और कांग्रेस के खाते में 111 से 121 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। कांटे की लड़ाई यहां पर दिख रही है, जहां पर कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है एंटी इनकम्बेंसी है और वहां पर जिस तरह का आपस में भी लड़ाई की खबरें आ रही थी, बीजेपी के अंदर खेमे भी कई खेमे बट गए थे, उस सब के बीच में अगर ये क्लोज फाइट होती है एक लंबे अरसे की एंटी इनकम्बेंसी के बाद, तो कपिल आप इसको लगता है कि एग्जैक्ट पोल होंगे? इतनी कांटे की लड़ाई, इतनी लंबी एंटी इनकम्बेंसी, इतनी ज्यादा नाराजगी लोगों में, और कहा जा रहा है कि एक जमाने में जो कांग्रेस में अलग अलग गुट हुआ करते थे वैसा बीजेपी में भी हो गया है, मध्य प्रदेश बीजेपी में। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति बहुत अलग रही है। आपने सही कहा कि इतनी लंबी एंटी इनकम्बेंसी है, हालांकि शिवराज सिंह चौहान जो मौजूदा सीएम हैं उन्होंने इस पूरे चुनाव में ये कोशिश की कि ये जो चुनाव है वो उनके 18 साल के कार्यकाल पर नहीं बल्कि पिछले जो 3.5 साल का जो कार्यकाल है, जो कमलनाथ सरकार गिरने के बाद फिर से बीजेपी की सरकार बनी थी, उस 3.5 साल के कार्यकाल पर लड़ा जाए। हालांकि जब चुनाव अनाउंस हुआ और बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी का खुलासा किया, रणनीति का खुलासा किया, तो उसमें कैंपेन से जो शिवराज सिंह चौहान है उनको अलग रखा। तो इससे क्या हुआ कि लोगों में जो मैसेज है, जो शिवराज सिंह चौहान कोशिश कर रहे थे कि वो 3.5 साल पर जाए, वो खुद बीजेपी ने उसको 18 साल की जो कामकाज है उस पर ला करके खड़ा कर दिया, क्योंकि लोगों के मन में एक संदेश गया कि हाँ अब शिवराज सिंह चौहान बहुत हो गए हैं और बीजेपी खुद चाहती है कि अब वो एक अलग नेतृत्व के रूप में चुनाव लड़े। तो यहाँ बीजेपी का जो कंफ्यूजन है वो नजर आया। उसके बाद जो टिकट अनाउंस हुए, जिस तरह से सीटें और उम्मीदवार घोषित किए गए, उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी का कंफ्यूजन मुझे नजर आया। चलिए, और यहाँ पर इस वक्त एक और नतीजा आ रहा है, आपको बता दें कि टीवी9 भारतवर्ष का जो पोल स्टार्ट का जो राजस्थान को लेकर आंकड़ा आ रहा है वो भी आ गया है, वो भी आपको बता दें। अभी तो मध्य प्रदेश के आंकड़े आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन राजस्थान को लेकर जो आंकड़ा है उसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 90 से 100 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी के खाते में 100 से 110 सीटें जा सकती हैं। धीरेन्द्र जी, राजस्थान में तो सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो 50 से 70 में आके सिमट जाएगी, लेकिन यहाँ पर टीवी9 भारतवर्ष और पोल स्टार्ट का जो एग्जिट पोल है वो कांटे की टक्कर दिखा रहा है। मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर वहाँ इतिहास नहीं बताता है। जब भी वहाँ बीजेपी आती है और कांग्रेस सत्ता खोती है तो 50, 40, 60 के सीटों के अंतर पर आती है। अगर आप उसको 1980 से देखते थे चुनाव में, आपको दिखेगा कि जब बीजेपी आती है तो वो थम्पिंग मेजोरिटी के साथ आती है। कांग्रेस वहाँ लगभग तभी कुछ सीटों को जीत कर लगातार आती है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को लगभग 110 से 115 नवंबर के शुरुआती दिन में लग रहा था। जब मैं 100 देख रहा था तो उस समय लग रहा था 110, लेकिन अगर बीजेपी आती है और हम लोग इस आंकड़ों पर देखते हैं तो ये ईटीजी का एक और आ गया है जी, 56 से 72 बीजेपी, कांग्रेस को 108 से 128 और अदर्स के खाते में 13 से 21। कपिल, मैं इसमें वही जोड़ना चाहता था कि धीरेन्द्र जी जो कह रहे हैं कि पहले भी जब सरकार बदलती है तो बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जो है बीजेपी आती है, ये बात सही है। लेकिन इस बार जो चुनाव की परिस्थितियां थी, आपने देखा होगा वसुंधरा राजे सिंधिया जो बीजेपी की एक बड़ी लीडर हैं राजस्थान में, और अब तक पिछले 2-3 चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़े गए हैं, और इस बार उनकी नाराजगी थी या उनको दरकिनार करने की जो बातें थी वो सामने थी, जो दिखाई भी दे रही थी। और दूसरी तरफ भले ही कांग्रेस में इंटरनल बहुत बड़ी लड़ाई थी, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत जो हैं वो पूरे 5 साल वहां पर होता रहा, लेकिन आखिरी में आकर के कांग्रेस जो है वो एकजुट नजर आ रही थी। सचिन पायलट बहुत मेहनत कर रहे थे
भले ही वो डिफरेंसेस थे बयानों में भी दिख रहा था, लेकिन वो अपने एरिया में मेहनत कर रहे थे। अशोक गहलोत की जो स्कीम्स हैं उनकी बहुत ज्यादा चर्चा थी, और बीजेपी जो है वो अंदरूनी कलह में उलझी हुई थी। क्या आपको लगता है कपिल, कांटे का टक्कर जो TV9 का जो पोल है, वो जो कह रहा है पोलस्ट्रैट और TV9 का एग्जिट पोल, वैसा लग रहा है, या फिर आप टाइम्स ग्रुप के और जो पोल है उससे आप राय इत्तेफाक रखते हैं? जन की बात भी यही कह रहा है, टाइम्स नाउ, ETG भी यही कह रहा है, 100 से 122 बीजेपी, वहां 108 से 128 का आंकड़ा है, और कांग्रेस वही 60 से 70 के ब्रैकेट में। तो आप लोग कौन से एग्जिट पोल से ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मेरा मानना है कि अगर बीजेपी वहां, मतलब चूंकि लग रहा है जैसे देखते हैं, तो बीजेपी वहां 130 सीटों से ऊपर ही रहेगी, ऐसा लगता है। क्योंकि बीजेपी वहां जब भी आई है वो शिफ्ट है, पिछले कम से कम 5-7 इलेक्शन इसी तरह हुए हैं, और जिस डिवीजन की हम चर्चा कर रहे हैं वो डिवीजन जब यहाँ तक कि खुद उन अलवर या इस तरह की बेल्ट है जो गुजर बेल्ट है, जहाँ सचिन पायलट बहुत ताकतवर लीडर थे, वहाँ जब भी वो गए तो आप वहाँ देखेंगे सभाओं में बातचीत में ये भी हुआ कि हमको सबक सिखाना है कांग्रेस को। वो उनके कहने पे भी उनके वोटर्स नहीं मान रहे थे। इस तरह का जो मतलब ग्राउंड का क्लियरेंस था। और चूंकि अशोक गहलोत ने बहुत सारी योजनाएं भले ही चलाई थी, लेकिन अशोक गहलोत लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन में बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव थे, बहुत ज्यादा एक के बाद एक थे। और कम से कम जिस तरह के कार्ड में बीजेपी वहां, चूंकि वो बहुत ताकतवर पार्टी, बहुत लंबे समय से दो पार्टी का मामला है, तो मुझे लगता है कि उस कार्ड को भी आप देखेंगे अशोक गहलोत उसका कहीं भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। आप चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपने देखा उदयपुर की घटना हो जब उसका मर्डर हुआ, आज भी उन्होंने बयान दिया है कि अगर बीजेपी का धर्म का कार्ड चल गया तब तो बीजेपी जीत सकती है, वरना हम जीत रहे हैं। तो ये वहां है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां बहुत कांटे की टक्कर है और ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। मुझे छत्तीसगढ़ जैसा मामला राजस्थान में भी लग रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान में भी थोड़ी बहुत सीटें जो क्लोज फाइट वाली होंगी वो खेल किसी भी तरफ पलट सकती हैं। वैसे इस बीच भास्कर का भी एग्जिट पोल आ गया है। मध्य प्रदेश में 230 में से 105 से 120 कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है, भाजपा के खाते में 95 से 115 और अन्य के खाते में 0 से 15। राजस्थान के लिए भास्कर का एग्जिट पोल कह रहा है कि 199 में से जो 85 से 95 सीट है वो कांग्रेस के खाते में, भाजपा को एज जरूर है 98 से 105। और छत्तीसगढ़ के लिए कह रहा है कि 90 में से 45 से 55 कांग्रेस और 35 से 45 बीजेपी। यानी कि राजस्थान और कांग्रेस में क्लोज फाइट धीरेन्द्र जी मान रहे हैं। कम से कम भास्कर का पोल और छत्तीसगढ़ में दोनों में यही स्थिति बता रहे हैं। आप इत्तेफाक रखेंगे? नहीं, मैं मानता हूं कि राजस्थान तो क्लियर है, क्लीन है, उसमें कोई वो नहीं है। छत्तीसगढ़ जरूर है कि किसकी तरफ बैठ जाएगा वो बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं, वहां बहुत क्लोज फाइट है। कांग्रेस भी अगर वहां मान लो सत्ता में आती है तो 55 से ऊपर। चलिए, CNX का भी छत्तीसगढ़ के लिए पोल आ गया है। 30 से 40 बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं और 40 से 56 कांग्रेस और अदर्स को नहीं मिल रही है। शायद अदर्स का आंकड़ा गलत है, इसको जरा हमें चेंज करना होगा। लेकिन तो आप देखिए कि लगभग छत्तीसगढ़ की स्थिति जो है वहां पर बहुत क्लोज फाइट जो है वो रहने की आशंका है। अगर कपिल आपसे कहूं कि फैक्टर्स जिन्होंने इस चुनाव को एडवांटेज बीजेपी कांग्रेस से यहां पर क्लोज फाइट में कन्वर्ट कर दिया, 5 कुछ ऐसे फैक्टर्स आप गिनाना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जब वहां पर रैली करने गए, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश से ज़्यादा जो है छत्तीसगढ़ पर फोकस था। नरेंद्र मोदी ने जितनी भी रैलियां की हैं उन्होंने उसमें बहुत ही इमोशनल तरीके से कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को ये मोदी की गारंटी है, आप मोदी पर भरोसा कीजिए, मोदी आपके जो काम हैं वो करवाएंगे। आपने मुझे तो बहुत आशीर्वाद दिया जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो आपने बहुत जमकर के मेरे लिए वोट डाले और सारी जो सीटें हैं वो दी। 2018 में कांग्रेस को जिताने के बावजूद भी, तो अब जो है 2023 के विधानसभा चुनाव में भी आप मोदी की बात पर भरोसा करके बीजेपी को वोट दीजिए। और उन्होंने एक चीज़ और कही कि ये मोदी की गारंटी है, और सारे जो लोग उनकी सभा में आते थे उनसे ये कहते थे कि जो लोग नहीं आ पाए हैं आप उनसे जाकर के जब वो घर जाएं तो उनसे जाकर के कहिए कि मोदी ने ये कहा है। तो उन्होंने बहुत इमोशनल तरीके से जो छत्तीसगढ़ में प्रचार किया था। और एक बात और बता दूं कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है केंद्र में,
उसने उसका जो शुरू से फोकस रहा है वो आदिवासियों को लेकर के रहा है, 2024 की लड़ाई को लेकर के भी। पिछले 3-4 साल से, जब से 2019 के बाद जब कोविड आया और कोविड के बाद से फिर से राजनीतिक गतिविधियां शुरू हुई हैं, तो उसके बाद से हमने देखा है कि आदिवासियों को लेकर के बहुत सारी योजनाएं हैं, भले वो मध्य प्रदेश में रानी कमलापति स्टेशन उनके नाम पर रखना हो। सबसे पहले तो बीजेपी इस बात का श्रेय हमेशा लेती है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो आदिवासी वर्ग से आती हैं और एक महिला आदिवासी को बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाया है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो फैक्टर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में काम किया है कि वहां मोदी के चेहरे पर फोकस करके पूरा चुनाव लड़ा और एंड टाइम पर आकर के वो कांग्रेस की बराबरी में जाकर के खड़ी हो गई बीजेपी। ठीक है धीरेन्द्र जी, अगर आपसे मैं इसको एनालाइज करूं तो कपिल की राय से आप इत्तेफाक रखते हैं, आपके कुछ अलग फैक्टर्स भी हैं जो आप दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा केंद्रित चुनाव हमेशा से ये कोई नई चीज नहीं है। बीजेपी ने